Hello students, our today's topic is electromagnetic waves. What are electromagnetic waves? Student, electromagnetic waves वो waves होती हैं जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड स्पेस और टाइम के साथ वेरी करता है। और आप सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हो एक ऐसी वेव जिसको चलने के लिए कोई मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, उन्हें बोलते हैं हम electromagnetic waves. So student, you can define electromagnetic waves are those in which electric and magnetic field vary with space and time, or the waves which do not require any material medium for their propagation. Hence you can write electromagnetic waves are those in which electric and magnetic field vary with space and time. एक्चुअली स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो वाइब्रेट करते हैं वो आपस में 90 डिग्री पर वाइब्रेट करते हैं, और जो प्रोपागेशन की डायरेक्शन है उसके भी 90 डिग्री पर वाइब्रेट करते हैं। और यू कैन डिफाइन द वेव्स विच डू नॉट रिक्वायर material medium for their propagation are called electromagnetic waves. स्टूडेंट, जैसे फॉर एग्जाम्पल लाइट वेव को चलने के लिए किसी मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। तो स्टूडेंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं उन्हें चलने के लिए कोई मटेरियल मीडियम नहीं चाहिए। तो लाइट वेव एक एग्जाम्पल है, एक टाइप कह सकते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। ओके स्टूडेंट, सो क्या डिफाइन किया हमने? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर दोज इन विच इलेक्ट्रिक and magnetic field vary with space and time, or the waves which do not require material medium for their propagation are called electromagnetic waves. Okay, so these are electromagnetic waves. Now the properties of electromagnetic waves. There are many properties of electromagnetic wave. First property, they are transverse in nature. Student, जो वेव क्रस्ट और ट्रफ बनाकर प्रोपागेट करती है वो वेव होती है ट्रांसवर्स वेव। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो ट्रांसवर्स वेव है। तो स्टूडेंट, यू कैन से दे आर ट्रांसवर्स इन नेचर। They are transverse in nature. स्टूडेंट, ये जब प्रोपागेट करती हैं तो ये क्रस्ट और ट्रफ बनाती हैं। जब इनका मैग्नीट्यूड हाई होता है तो उस समय में ये पॉजिटिव की तरफ क्रस्ट बनाती है, और जब नेगेटिव की तरफ आती है तो वो ट्रफ बनाती है। तो क्रस्ट और ट्रफ बनाती है ट्रांसवर्स वेव। सेकेंड, देयर वेलोसिटी इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। वैक्यूम में जो लाइट चलती है उसकी स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये उसी स्पीड से चलती हैं, या कहते हैं उसी वेलोसिटी से चलती हैं। देयर वेलोसिटी इज इक्वल टू the velocity of light in vacuum. Their velocity is equal to the velocity of light in vacuum. और velocity of light in vacuum क्या बोला हमने? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड।
8 मीटर पर सेकेंड। ओके, थर्ड प्रॉपर्टी, दे डू नॉट रिक्वायर मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपागेशन। इन्हें चलने के लिए किसी मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। दे डू नॉट रिक्वायर मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपागेशन। इन्हें चलने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती। एग्जाम्पल के लिए हमने लिया था जैसे लाइट वेव्स, लाइट को चलने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं है। सो दे डू नॉट रिक्वायर मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपागेशन। ओके स्टूडेंट, नाउ फोर्थ प्रॉपर्टी, दे ओबे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। स्टूडेंट, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या? जब दो वेव्स का क्रस्ट से टकराता है तो एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है वेव का, और जब क्रस्ट ट्रफ से टकराता है तो एम्पलीट्यूड घट जाता है। इसे बोला जाता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो लाइट वेव सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को ओबे करती है। तो आप कह सकते हो जितने भी तरह के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं सभी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को ओबे करती हैं। दे ओबे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, दैट इज वो एक दूसरे पे सुपर इम्पोज हो जाती हैं और उनका एक रिजल्टेंट निकाला जा सकता है। दे ओबे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को ओबे करती है। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को ओबे करती है। नाउ फिफ्थ प्रॉपर्टी, स्टूडेंट, जितने भी तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल की वजह से निकलती हैं। एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल, अगर हम एक्सेलरेट करने के पैटर्न को बदल देते हैं तो टाइप भी बदल जाती है, वो बाद में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए है दे आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल। दे आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल। एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल they are produced by accelerated charge particle। सभी तरह की वेव्स एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल की वजह से ही प्रोड्यूस होती है ना। हमने बात की कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है और मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। अगर मैं उनके एम्पलीट्यूड को निकालना चाहूँ या उनके आपस में रिलेशन फाइंड करना चाहूँ तो वो क्या होगा? जो एम्पलीट्यूड है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का, वो एक रिलेशन से आपस में जुड़े हुए हैं। वो क्या है? द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स are always related by E by B इक्वल टू C। स्टूडेंट, E इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी किसी भी टाइम और उसी समय ही वैल्यू होगी B की। बट अगर हम इनके मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का रेशियो निकालना चाहें, देखो C का मतलब है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये कांस्टेंट रहता है हमेशा। अगर मैं मैक्सिमम एम्पलीट्यूड की बात करूँ, मतलब जब आप क्रस्ट ट्रफ बना रहे होंगे तो एक बार मैक्सिमम एम्पलीट्यूड तक वेव जाती है, तो वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की भी मैक्सिमम वैल्यू, मैग्नेटिक फील्ड की भी मैक्सिमम वैल्यू, उनका रेशियो क्या आएगा? अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू का रेशियो निकालूँ, डेट इज़ E0 बाय B0 करूँ, तो तब भी आंसर C ही आएगा, क्योंकि ये रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहता है जो कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के बराबर है। नाउ एनर्जी की बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बेसिकली एक एनर्जी की वेव है जो अपने साथ कुछ एनर्जी लेकर चलती है, तो वो इक्वली डिवाइड होती है एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड में और मैग्नेटिक फील्ड में। हम इन्हें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर या मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर से बोलेंगे क्योंकि इनके पास एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है। So energy is equally divided
into equally divided into electric and magnetic field vectors. Magnetic field vectors. ओके स्टूडेंट, हम क्या बोल रहे हैं? एनर्जी इज इक्वली डिवाइडेड, वो बराबर बराबर डिवाइड है, इक्वली डिवाइडेड इनटू इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स. वेक्टर्स इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है. अब जब हम एग्जाम्पल ले रहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, हमने एग्जाम्पल लिया था लाइट एनर्जी का. तो लाइट एनर्जी की वजह से हम देख पा रहे हैं, तो वो कौन सा पार्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जिसकी वजह से हम देख पा रहे हैं? वो है इलेक्ट्रिक वेक्टर. इलेक्ट्रिक वेक्टर की वजह से, क्योंकि दो पार्ट है इसके अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, दोनों मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर. तो इसमें से जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है वही रिस्पॉन्सिबल है कोई भी चीज़, ऑप्टिकल इफेक्ट्स या कोई भी चीज़ देखने के लिए. द इलेक्ट्रिक वेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल, द इलेक्ट्रिक वेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑप्टिकल इफेक्ट्स, फॉर द ऑप्टिकल इफेक्ट्स. ऑप्टिकल इफेक्ट्स, जितने भी ऑप्टिकल इफेक्ट्स हैं उनके लिए इलेक्ट्रिक वेक्टर ही रिस्पॉन्सिबल है ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. और इसे क्या कहते हैं? एंड इज कॉल्ड एज लाइट वेक्टर. इसे एक नाम दिया गया है लाइट वेक्टर, एंड इज कॉल्ड एज लाइट वेक्टर. इसे लाइट वेक्टर का नाम दिया गया है. ओके स्टूडेंट, क्या पढ़ा हमने? इलेक्ट्रिक वेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑप्टिकल इफेक्ट्स एंड इट इज कॉल्ड लाइट वेक्टर. इसे आप लाइट वेक्टर बोलते हैं. सो स्टूडेंट, दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड this is the concept of electromagnetic waves and these are properties. Now the next is electromagnetic spectrum. Student, what is electromagnetic spectrum? अगर हम electromagnetic waves को उनकी frequencies और उनकी wavelength के according arrange करें तो उसे हम बोलते हैं electromagnetic spectrum. So you can define electromagnetic spectrum. It is the arrangement of electromagnetic waves according to their frequencies or wavelengths. It is the arrangement. It is the arrangement. ये वर्ड आपको याद करना है, arrangement. It is the arrangement of electromagnetic waves. It is the arrangement of electromagnetic waves according to their frequencies or wavelengths. According to their frequencies or wavelengths. स्टूडेंट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं. बेसिकली हम 7 पार्ट्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को डिवाइड करते हैं, 7 पार्ट्स में, और उन 7 पार्ट्स को अरेंज करते हैं उनकी फ्रीक्वेंसीज के साथ, उनकी वेवलेंथ के साथ. तो वो क्या है, वो कौन सी 7 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, उन्हें याद करने के लिए देखो हमने 7 पार्ट्स डिसाइड किए यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7. तो 7 पार्ट्स में कैसे याद करें, सीक्वेंस में कैसे याद करें, इसके लिए हमें एक सेंटेंस याद करना होगा. ठीक है, एक सेंटेंस याद करना होगा. उस सेंटेंस से ही हम याद कर पाएंगे कि उनका सीक्वेंस क्या है. तो एक सेंटेंस हम बनाएंगे, गगन जब एक्सरे के सामने गया, गगन जब एक्सरे के सामने गया,
स्टूडेंट एक्सरे के सामने जाने से जो हमारा आइज़ हैं, आइज़ पे हमारी इफ़ेक्ट पड़ता है, तो विजिबिलिटी में फ़र्क आ जाता है। तो वही सेंटेंस हम यहाँ बना रहे हैं। गगन जब एक्सरे के सामने गया तो उसका विज़न इतना ख़राब हुआ उसे मैरून रेड दिखने लगा। स्टूडेंट दोनों कलर्स में डिफरेंस करना जो डिफेक्टेड आई है उसके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो उसे मैरून रेड दिखने लगा। तो स्टूडेंट इसमें से मैं कुछ अल्फ़ाबेट्स को हाईलाइट कर लेता हूँ। जैसे गगन से जी को, गगन जी, जब एक्स रे से एक्स के सामने गया तो उसका से यू को हाईलाइट कर रहे हैं। विज़न इतना से आई को कैपिटल लिख लेते हैं। आई इतना आई खराब हुआ, उसे मैरून से एम हाईलाइट कर रहे हैं। रेड आर हाईलाइट किया, दिखने लगा। सो स्टूडेंट यहाँ से क्या बना? यहाँ से बना जी एक्स यू, विज़न से वी आई और मैरून से एम, रेड से आर। सो स्टूडेंट जी का मतलब है गामा रेस। जी मीन्स गामा रेस। आपको एक सीक्वेंस मिल गया, सीक्वेंस में आप याद कर पाओगे गामा रेस। ठीक है, तो जी का मतलब हो गया गामा रेस। गगन से बन गया गामा रेस, दिस इज गामा रेस। नाउ एक्स से बनेगा एक्स रेस, एक्स से बना एक्स रे, यू से बना यूवी रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज। यूवी रेज मीन्स अल्ट्रा वायलेट रेज, अल्ट्रावायलेट। वी का मतलब विजिबल। स्टूडेंट विजिबल लाइट में 7 कलर हैं, उसे हम विजिबल स्पेक्ट्रम बोल सकते हैं, दैट इज़ विजिबल रीजन। ये विजिबल रीजन है। आई का मतलब इंफ्रारेड रेज। स्टूडेंट ये सभी अभी रेज चल रही हैं। अब उसके बाद हम वेव्स की बात करेंगे। माइक्रोवेव्स, ये माइक्रोवेव्स हैं, ये वेव्स हैं। और इंफ्रारेड रेज थी, यह है रेज, माइक्रोवेव्स। उसके बाद आर से बनेगा रेडियो वेव्स। तो स्टूडेंट हमने एक सीक्वेंस याद कर ली। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि इन्हें एक सीक्वेंस में लिखो, एज पर देयर वेवलेंथ, एज पर देयर फ्रिक्वेंसीज। तो इनका एक सीक्वेंस हमें याद होना बहुत ज़रूरी है कि इसी सीक्वेंस में ये होनी चाहिए। तो हमने ये याद कर लिया। अब ये जो अरेंजमेंट हुई है, ये हुई है अकॉर्डिंग टू देयर वेवलेंथ, अकॉर्डिंग टू देयर फ्रीक्वेंसी। तो किस साइड वेवलेंथ बढ़ती है, किस साइड फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, ये हम समझेंगे। स्टूडेंट ये जो मैं एरो लगा रहा हूँ राइट हैंड साइड की तरफ, रेडियो की तरफ, इधर जाएंगे इस टेबल में तो वेवलेंथ इंक्रीज़ करेगी। यहाँ वेवलेंथ इंक्रीज़ करेगी और वेवलेंथ हम कैलकुलेट करेंगे मीटर में कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर हम गामा से रेडियो तक जाएं तो रेडियो की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी और गामा की वेवलेंथ सबसे कम होगी। तो इसी सीक्वेंस में हम अरेंज करेंगे। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, तो यहाँ पर अगर नीचे दिखाएं, यहाँ फ्रीक्वेंसीज, अगर हम गामा रेज की तरफ बढ़ें तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, डेट इज़ जिधर वेवलेंथ घटती है उधर फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। तो इधर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ होगी और फ्रीक्वेंसी हम मेज़र करेंगे हर्ट्ज़ में। फ्रीक्वेंसी हम मेज़र करेंगे हर्ट्ज़ में। ओके, तो हमसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कुछ वेव्स आपको दे दी जाएगी, उनको अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू देयर फ्रीक्वेंसी, अकॉर्डिंग टू द वेवलेंथ, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, इस तरह से क्वेश्चन आपको दिया जाएगा इसके ऊपर। नाउ अब बात करते हैं ये जो एक्स रेज, गामा रेज, यूवी रेज हैं, इन्हें कैसे प्रोड्यूस किया जाता है। तो इनको प्रोड्यूस करने का क्या क्या मेथड है।
स्टूडेंट वैसे तो हमने पढ़ रखा है ये सारी की सारी वेव्स एक्सेलेटेड चार्ज पार्टिकल से ही प्रोड्यूस होती है, बट उनको एक्सेलेट करने का अगर पैटर्न बदल जाए तो वेव्स की टाइप बदल जाती है। जैसे हम गामा की बात करें, आपने अल्फ़ा बीटा गामा कब सुना है? रेडियो एक्टिविटी प्रोसेस के अंदर। तो गामा रेज तभी निकलती है जब रेडियो एक्टिव डीके होता है न्यूक्लियस का। तो यहाँ से याद कर सकते हो, रेडियो एक्टिव डीके से गामा रेज प्रोड्यूस होती है, रेडियो एक्टिव डीके से ऑफ न्यूक्लियस, हैवी न्यूक्लियस बोल सकते हो, रेडियो एक्टिव डीके ऑफ न्यूक्लियस। ओके स्टूडेंट, नाउ रेडियो एक्टिव डीके। अब बात कर लेते हैं एक्सरेज की। जैसे एक्सरे में हम बात कर रहे हैं, एक्सरे क्या कब किया जाता है? एक्सरे करवाया जाता है जब कहीं पर टक्कर हो जाए कुछ भी। जैसे रेडियो एक्टिव हमने कोई मेथड बना लिया याद करने का, वैसे हम एक्सरेज को याद करने के लिए भी एक पैटर्न बनाएंगे। जैसे जब टक्कर होती है तो एक्सरे कराना पड़ता है, तो बॉम्बार्डमेंट एक वर्ड याद करेंगे, बॉम्बार्डमेंट ऑफ हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स ऑन हैवी टारगेट। जैसे ये टकराएंगे तभी जाके ये एक्सरेज निकलेंगी, तभी एक्सरा करवाना पड़ेगा। तो बॉम्बार्डमेंट ऑफ हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स, बॉम्बार्डमेंट ऑफ हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स, हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स ऑन हैवी टारगेट। बस स्टूडेंट सिंपल से मेथड याद करो, एक्सरे तब करवाते हैं जब किसी के साथ टक्कर हो जाती है, मतलब कुछ चीज़ टूट जाती है बॉडी की, तो एक्सरा कराना पड़ता है। तो इसी से याद कर लो, बॉम्बार्डमेंट हो रहा है, टकराव हो रहा है हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन का हैवी टारगेट के ऊपर। बस याद करने का एक पैटर्न है, तरीका है, बॉम्बार्डमेंट ऑफ हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन ऑन हैवी टारगेट। दिस इज द मेन प्रोडक्शन। यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज कहाँ सुनी है हमने? हमें सुनी है सन से। सन से जो रेज आती हैं उसमें अल्ट्रावायलेट रेज भी होती हैं। इसमें क्या होता है? एक्चुअली इसमें जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। कहाँ? इन इनर शेल्स। बस आपको याद रखना है, जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इनर शेल्स, जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इनर शेल्स। जब इनर शेल्स में इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं तो यूवी रेज निकलती है, यूवी रेज निकलती है। ओके स्टूडेंट, जंपिंग इलेक्ट्रॉन इनर शेल। अब विजिबल लाइट भी सन से आती है, बट यहाँ क्या डिफरेंस है? स्टूडेंट यहाँ भी जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, बट इन आउटर शेल्स, यहाँ आउटर शेल्स में जंप करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर शेल्स, जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर शेल, आउटर शेल्स। ओके स्टूडेंट, सो है विजिबल लाइट कैसे प्रोड्यूस होती है। अब बात करते हैं इंफ्रारेड की। इंफ्रारेड में वाइब्रेशंस होते हैं, एटम्स के, मॉलिक्यूल्स के वाइब्रेशन होते हैं। वो वाइब्रेशन की वजह से कुछ हीट डेवलप होती है, जो वही इंफ्रारेड रेज होती है। तो वाइब्रेशन और ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स, यहाँ मेन वर्ड याद रखो, वाइब्रेशन से हीट डेवलप हो रही है, तो वहीं से इंफ्रारेड रेज वही हीट वेव्स ही होती हैं जो हीट हॉट बॉडी से निकलती हैं। दीज आर द वाइब्रेशन ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। माइक्रोवेव, माइक्रोवेव में यही मॉलिक्यूल्स रोटेशन या इन्वर्जन करना स्टार्ट कर जाते हैं, मतलब घूमना स्टार्ट कर देते हैं इस तरह से, इन्वर्जन, इसे डेट इज रोटेशन। सो यू कैन राइट इन्वर्जन और रोटेशन ऑफ मॉलिक्यूल से ये निकलती है, इन्वर्जन, इन्वर्जन और रोटेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, और रोटेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। नाउ रेडियो वेव्स। स्टूडेंट रेडियो वेव्स निकलती हैं एलसी सर्किट के ओसिलेट होने से, एलसी सर्किट के ओसिलेट होने से, बाय ओसिलेशन ऑफ एलसी सर्किट, बाय ओसिलेशन ऑफ एलसी सर्किट मीन्स जिसमें एक इंडक्टर और कैपेसिटर लगा होता है, उससे एलसी सर्किट। सो स्टूडेंट ये थे वो मेथड्स जिनसे इन्हें प्रोड्यूस किया जा सकता है। बट ये देखने को कहाँ मिलते हैं? आप
सिंपली आपसे पूछा जाए किस इंस्ट्रूमेंट में या कहाँ पर ये देखी जाती हैं वेव्स, वो हम लिखेंगे। जैसे रेडियो एक्टिव डीके ऑफ न्यूक्लियस, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में होगी, तो ये कहाँ देखने को मिलेगी? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में। या हमने साइक्लोट्रॉन पढ़ा था, साइक्लोट्रॉन से भी गामा रेज निकलती हैं। कहाँ पर? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स से गामा रेज निकलती रहती हैं, एलिमेंट्स। या हम लिखें साइक्लोट्रॉन, साइक्लोट्रॉन से निकलती हैं, साइक्लोट्रॉन, साइक्लोट्रॉन। आप कह सकते हैं ये वो डिवाइसेस है जहाँ से ये वेव्स निकलती हैं। जैसे एक्सरे ट्यूब से एक्सरे निकलती हैं, एक्सरे ट्यूब इसका सोर्स हो गया एक तरह से, आप सोर्स बोल सकते हो। यूवी सनलाइट से, डिस्चार्जिंग ट्यूब से, डिस्चार्जिंग ट्यूब, ये इसके सोर्स हो गए। विजिबल लाइट भी सन से निकलती है, या कोई फ्लेम्स हैं जहाँ पर कोई चीज़ जल रही है, सन से, फ्लेम से। इंफ्रारेड रेज, इंफ्रारेड रेज को मैंने बोला हीट वेव्स, ये हीटर से निकलती हैं, हीटर्स इसके सोर्स हो गए। अब माइक्रोवेव के लिए थोड़ा सा अलग से इंस्ट्रूमेंट है, स्पेशल एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं। इसका नाम है क्लिस्ट्रॉन। एक क्लिस्ट्रॉन एक एक्सपेरिमेंटल डिवाइस है जहाँ से ये निकलती हैं, क्लिस्ट्रॉन, क्लिस्ट्रॉन। ओके स्टूडेंट, नाउ रेडियो वेव्स निकलती है एलसी सर्किट से, एलसी सर्किट से। तो ये सोर्स हो गए एक तरह से। वो ऊपर पढ़े हमने प्रोडक्शन मेथड, किस तरह से प्रोड्यूस किया जाता है, ऐसा क्या होता है कि वो प्रोड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, नाउ अब मेन क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है कि क्वेश्चन, अब क्वेश्चन आता है यूजेस से, कि गामा रेज के मेन यूजेस क्या है, एक्स रेज के मेन यूजेस क्या है, सब के यूजेस पूछे जाएंगे आपसे क्वेश्चन में। तो वन बाय वन इनके यूजेस हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गामा रेज की। गामा रेज कहाँ यूज़ होता है? गामा रेज यूज़ होती है ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में, कैंसर के ट्रीटमेंट में से यूज़ किया जाता है, ट्यूमर के ट्रीटमेंट में इसको यूज़ किया जाता है गामा रेज का, क्योंकि इनकी पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है, ये पेनिट्रेट कर सकती है गहराई तक। तो ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर एंड ट्यूमर्स, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर एंड ट्यूमर्स। और कहाँ यूज़ होते हैं? ये यूज़ होती है डिटेक्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटम के स्ट्रक्चर को डिटेक्ट करने के लिए, उन्हें स्टडी करने के लिए। डिटेक्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटम के स्ट्रक्चर को डिटेक्ट करने के लिए इनका यूज़ होता है, ऑफ एटम। ओके, सो दीज आर द यूजेस ऑफ गामा रेज, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, ट्यूमर, डिटेक्टिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। नाउ बात करते हैं एक्स रेज की। एक्स रेज के क्या क्या यूजेस हैं? इसके यूजेस हमने भी पढ़े हैं। मेडिकल डायग्नोसिस में इसके यूज़ किया जाता है, मेडिकल में सबसे ज़्यादा एक्स रेज का यूज़ हो रहा है। इन मेडिकल डायग्नोसिस, इन मेडिकल डायग्नोसिस, ओके, मेडिकल डायग्नोसिस। और इसका यूज़ होता है इनर पार्ट की फोटोग्राफ में, फोटोग्राफ लेने के लिए। जैसे कोई चीज़ ब्रेक हो जाती है, बोन ब्रेक हो जाती है, तो इनर पार्ट की फोटोग्राफ करने के लिए, फोटोग्राफ इनर पार्ट ऑफ बॉडी, इनर पार्ट ऑफ द बॉडी, इनर पार्ट ऑफ द बॉडी, ऑफ बॉडी। और यूज़ होती हैं ये डिटेक्टिंग हिडन थिंग्स इन बैग्स और बॉडी ऑफ पर्सन। एयरपोर्ट्स पे चेकिंग की जाती है, इन्हीं से हिडन थिंग्स का पता लगाया जाता है एक्सरेज की हेल्प से। डिटेक्टिंग हिडन थिंग्स इन बैग्स और बॉडी ऑफ पर्सन, और बॉडी ऑफ पर्सन।
और इसके अलावा इनका यूज़ होता है क्योर कैंसर के क्योर के लिए, स्किन डिसीज़ के क्योर के लिए इनका यूज़ किया जाता है। ओके स्टूडेंट, डिटेक्टिंग द बैक्स एंड बॉडी ऑफ पर्सन। इसके अलावा हम बात कर रहे थे क्योर कैंसर के इलाज के लिए, स्किन डिसीज़ के लिए, टू लोकेट द फॉल्ट्स इन और क्रैक्स इन मेटालिक मटेरियल में कहीं क्रैक तो नहीं है, फॉल्ट तो नहीं है, उसको डिटेक्ट करने के लिए इनका यूज़ होता है। क्रिस्टल स्ट्रक्चर को स्टडी करने में भी इसका यूज़ किया जाता है। एक्सरे का तो काफ़ी यूज़ है। यूवी रेज, बात करते हैं यूवी रेज कि यूवी रेज का यूज़ कहाँ कहाँ है। यूवी रेज स्टूडेंट, यूवी वर्ड आपने लिखा यूवी प्लस आरओ, डेट इज़ वाटर को प्योरीफाई करने के लिए। जैसे आरओ आप यूज़ करते हो तो वहाँ वर्ड यूवी प्लस आरओ बोला जाता है। इसका मतलब पानी को प्योरीफाई करने के लिए, क्योंकि ये बैक्टीरिया को ख़त्म कर देती हैं यूवी रेज। सो यू कैन राइट वाटर प्योरीफिकेशन में यूवी रेज का यूज़ होता है। और टू प्रोटेक्ट या प्रिजर्व फूड स्टफ़ को प्रिजर्व करने के लिए, क्योंकि ये जर्म्स को मार देते हैं। टू प्रिजर्व फूड स्टफ। और क्या होता है, इन स्टेरिलाइज सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो सर्जरी में यूज़ होते हैं, उनको स्टेरिलाइज करने के लिए भी यूवी रेज का यूज़ होता है। सर्जिकल स्टेरिलाइज द सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स को स्टीरिलाइज करने के लिए, दैट इज़ बैक्टीरियाज को ख़त्म करने के लिए भी यूवी रेज का यूज़ होता है। ओके सुनो, इसके अलावा और भी काफ़ी सारे इसके यूजेस हैं। जैसे इसका यूज़ है इन डिटेक्टिंग इनविजिबल हैंडराइटिंग को पता लगाने के लिए। फिंगरप्रिंटिंग में इसका यूज़ किया जाता है। बर्गलर अलार्म में इसका यूज़ किया जाता है यूवी रेज का। ओके, नाउ द विजिबल लाइट। स्टूडेंट, विजिबल लाइट वहाँ यूज़ होती है जहाँ कुछ चीज़ देखना हो, टू व्यू एनीथिंग अराउंड अस, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, वहाँ विजिबल लाइट का यूज़ किया जाता है। नंबर 1, टू व्यू एनीथिंग अराउंड अस, चारों तरफ कुछ देखने के लिए। इन माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, इनमें इनका यूज़ होता है। इसके अलावा स्टडी द स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एक्सटर्नल शेल्स ऑफ एटम्स, अरेंजमेंट को समझने के लिए इलेक्ट्रॉन की एक्सटर्नल शेल्स में, एटम के एक्सटर्नल शेल में इनका विजिबल लाइट का यूज़ किया जाता है। ओके सुने, सो दीज आर द यूजेस ऑफ विजिबल लाइट। इंफ्रारेड रेज की बात कर लेते हैं। इंफ्रारेड बेसिकली हीट वेव्स की हम बात कर रहे हैं। इनका यूज़ होता है फोटोग्राफ करने के लिए इन फॉग एंड स्मोक। जो इंफ्रारेड कैमराज होते हैं वो धुएं में भी फोटोग्राफ ले सकते हैं। टेकिंग फोटोग्राफ इन फॉग एंड स्मोक, जो फायर फाइटर्स होते हैं उनके पास इंफ्रारेड कैमराज होते हैं जिससे वो डिटेक्ट कर लेते हैं। टेकिंग फोटोग्राफ इन फॉग एंड स्मोक, टू कीप द प्लांट्स वार्म, प्लांट को गर्म करने के लिए। जो आपने ग्रीन हाउस इफेक्ट पढ़ा, वहाँ इनका रोल होता है, इंफ्रारेड रेज का रोल बहुत ज़्यादा होता है। टू कीप प्लांट वार्म। और यूज इसके हैं टू प्रोड्यूस हीट इन सोलर वाटर हीटर एंड कुकर्स। इंफ्रारेड सेंसिटिव बर्गलर अलार्म, इन चेकिंग द प्योरिटी ऑफ केमिकल्स। ये सभी इसके यूजेस हैं इंफ्रारेड रेज के। ओके स्टूडेंट, सो दीज आर द यूजेस ऑफ इंफ्रारेड रेज। अब बात करते हैं माइक्रोवेव्स की। स्टूडेंट, माइक्रोवेव्स का बेसिक यूज़ है कम्युनिकेशन को लेकर। माइक्रोवेव को ज़्यादातर कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है और रिमोट सेंसिंग टेक्निक है, वहाँ इसको यूज़ किया जाता है
माइक्रोवेव का। सो स्टूडेंट यू कैन राइट दे आर यूज्ड इन रेडियो एंड रेडार कम्युनिकेशन। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही पूछा जाता है, रेडियो एंड रेडार कम्युनिकेशन में जो वेव्स यूज़ होती है वो है रेडियो वेव्स, ठीक है। इन रिमोट सेंसिंग में इसका यूज़ किया जाता है, किसी रिमोट एरिया की इंफॉर्मेशन लेने के लिए रिमोट सेंसिंग टेक्निक में इसका यूज़ किया जाता है। ओके, सो दीज आर द यूजेस ऑफ माइक्रोवेव्स, रेडियो एंड रेडार कम्युनिकेशन एंड रिमोट सेंसिंग टेक्निक। नाउ रेडियो वेव्स का बेसिक यूज़ सिर्फ कम्युनिकेशन है, ट्रांसमिशन है। ओके, इन रेडियो एंड टेलीविज़न ट्रांसमिशन, सिर्फ यहीं तक इसका यूज़ है रेडियो वेव्स का। टेलीविज़न एंड रेडियो ट्रांसमिशन में रेडियो वेव्स का यूज़ होता है। दीज आर द यूजेस ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर इनके यूज़ ख़त्म हो जाते हैं। अब बात आती है जो मैं बात कर रहा था कि इनकी रेंज क्या है। जैसे माइक्रोवेव है, इसकी रेंज कितनी है, इनकी वेवलेंथ की रेंज कितनी है, या फ्रीक्वेंसी की रेंज कितनी है। उसके लिए मुझे एक टेबल याद करनी होगी। उस टेबल को याद करने का एक मेथड मैं आपको बता रहा हूँ। बेसिकली ये टेबल डिफरेंट बुक्स को मर्ज करके बनाई हुई है, तो सभी बोर्ड के क्वेश्चन यहाँ क्लियर हो जाते हैं। हर बुक में आंसर इसका मैच करेगा। आपको क्या याद करना है, किस तरह से याद करना है। जैसे वेवलेंथ है, तो वेवलेंथ की एक रेंज मैं बता रहा हूँ और फ्रीक्वेंसीज की एक रेंज बता रहा हूँ कि सबकी अपनी अपनी रेंज है। तो मैं यहाँ लिखूँगा 10⁴, यहाँ भी लिखूँगा 10⁴, और यहाँ भी लिखूँगा 10⁴। तो ये याद करने का एक तरीका मैं बता रहा हूँ किस तरह से याद करना है। दोनों तरफ सेम लिखा है। अब ऊपर के सीक्वेंस को किसी भी तरह आपको याद करना है। जैसे 10⁴, क्योंकि उधर मुझे अब कम करनी है, -1, 10⁻⁻3, 10⁻⁻7, 10⁻⁻8, 10⁻⁻11, 10⁻⁻14। सो ये सभी मीटर्स में है। तो अब आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, आपसे पूछा जाए माइक्रोवेव जो है उसकी रेंज क्या है, तो आप बोलोगे 10⁻, मीटर में है सभी, 10⁻³ मीटर से लेकर 10⁻⁻1 मीटर तक इसकी रेंज रहेगी। तो अब इस तरह से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। या तो आपको रेंज दिया जाए, नाम पूछ लिया जाएगा, या आपको नाम दिया जाएगा, उसकी रेंज पूछ ली जाएगी। तो आप किसी भी तरह की, जैसे रेडियो वेव की रेंज है, सबकी अपनी अपनी रेंज है, सारी वेव्स की अपनी अपनी अब रेंज आ चुकी है। तो आप किसी की भी रेंज को याद कर सकते हो। ओके स्टूडेंट, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्टेप की। अब जैसे यहाँ 10⁻⁻7 ये बीच में लिखा हुआ, बाकी सभी मैंने एंड्स पे लिखे हुए हैं, ये बीच में, इसका मतलब इसकी रेंज इसी पे स्टार्ट है, इसी पे ख़त्म हो जाती है। बट कितनी होती है रेंज, इसके बारे में बात करेंगे। पहले हम फ्रीक्वेंसीज को पढ़ लेते हैं। फ्रीक्वेंसी का रेंज कैसे याद करें। जैसे मैंने 10⁻⁴ लिखा है यहाँ पर। अब मैं सीक्वेंस याद कर लूँ, 10⁻⁸, 10⁻13, 10⁻⁴, 10⁻16, ये भी मैंने बीच में लिखा है, 10⁻16, 10⁻19, 10⁻22। बस आपको सीक्वेंस किसी भी तरह याद करनी है, किस तरह से करोगे वो आप सेट कर सकते हो। ओके, अब जैसे पूछा जाए कि एक्स रेज की फ्रीक्वेंसी की रेंज कितनी है, तो आप बोलोगे 10⁻16 से लेकर 10⁻19 हर्ट्स इसकी रेंज है। तो किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, जैसे गामा रेज की रेंज पूछ ली जाए, तो आप हर वेव की या रेज की रेंज को बता सकते हो। ओके स्टूडेंट, तो इसी सीक्वेंस में आप इसे अरेंज भी कर सकते हो। तो यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है आपको, ठीक है। अब मैंने बोला था कि ये विजिबल लाइट इसी पे स्टार्ट है, इसी पे ख़त्म है, बट इसकी भी एक रेंज है। इसकी रेंज कितनी होगी, इसकी रेंज होती है 4 × 10⁻⁻7, 4 × 10⁻⁻7 मीटर से लेकर 8 × 10⁻⁻7 मीटर। ओके, अब अगर इनकी रेंज यहाँ से शुरू है, यहाँ तक ख़त्म हो जाती है, ये विजिबल की रेंज आ गई। अब इसके अकॉर्डिंग आप बाकी की रेंज डिसाइड कर सकते हो। इसी तरह फ्रीक्वेंसी की रेंज भी सेम है, 4 × 10⁻14 हर्ट्ज से लेकर 8 × 10⁻14 हर्ट्ज तक।
तो ये इसकी रेंज होगी, फ्रीक्वेंसी की रेंज होगी। तो आप विजिबल जो रीजन है उसकी रेंज, अब यहाँ इसकी रेंज हो गई, आप इनकी अकॉर्डिंग यहाँ पर रेंज, जैसे ये इसकी रेंज होगी, ये इसकी रेंज होगी यूवी रेज की, तो इस तरह से सबकी रेंज आप डिसाइड कर सकते हो। ओके स्टूडेंट, अब आपके पास एक पर्टिकुलर रेंज के लिए चार्ट आ चुका है, आप इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस सोल्व कर सकते हो। जैसे भी आपकी सीक्वेंस दी होगी, जो भी आपके पास रेंज दी होगी, आप उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का पता भी लगा सकते हो। और अगर आपको रेंज गिवन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को आप बता सकते हो, या वेव दी है उसकी रेंज भी बता सकते हो। तो सुनो, यहाँ से आपके पास क्वेश्चंस आने वाले हैं डिफरेंट पैटर्न्स के ऊपर। तो मैंने बताया आपका डिफरेंट पैटर्न्स के ऊपर क्वेश्चन आएंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के ऊपर। ओके, इट इज़ जस्ट एन अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अकॉर्डिंग टू देयर फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ्स। ओके स्टूडेंट, सो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। यहाँ से बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे एक तो इनकी सीक्वेंस के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आप सीक्वेंस इसको अरेंज करो, इस सीक्वेंस को याद कर सकते हो, इसके यूजेस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इनकी रेंज पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग कंसेप्ट। प्रोडक्शन मेथड पे इस पे ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको सारे प्रोडक्शन मेथड बड़ी इजीली यहाँ चार्ट से याद हो सकते हैं। तो यहाँ से इसका सोर्स क्या है, सोर्स भी आप यहाँ से याद कर सकते हो। सोर्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, यूजेस के ऊपर डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो सारे यूजेस आप याद कर सकते हो इस चार्ट से, एक सिंगल चार्ट में। ये रेंज को याद करना बड़ा सिंपल है, मैंने एक टेबल आपकी बनाई है, इस टेबल में बड़ी आसानी से आप इस सीक्वेंस को याद कर सकते हो, यहाँ से रेंज फाइंड कर सकते हो, इनके इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर भी आप कर सकते हो। ओके स्टूडेंट, सो दिस इज़ आवर टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। थैंक यू वेरी मच।